हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 चैप्टर 1। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक 1.16 रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके अंदर जो आंसर आएगा उसको आंसर को by use of significant figure rule, how to convert into proper figure, how to convert into proper answer which should be reported। हम ऐसे फिगर बनाएंगे फाइनल आंसर को कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के साथ मैच होती है। ठीक है, तो रूल्स क्या है? सबसे बेसिक चीज ये है, द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्विंग these calculations cannot be accurate or precise than the least precise number involved in the particular calculation। मतलब अगर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए या तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए या डिवीजन के लिए किसी के भी लिए 3-4 वैल्यू ली है, वो 3-4 वैल्यू में से जो सबसे लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट नंबर होगा ना, उसके अकॉर्डिंग टू हम फाइनल आंसर को सेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर को हम कन्वर्ट करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर है द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड in determining the number of significant figure in the answer of any particular calculation। कुछ रूल्स हम फॉलो करेंगे जो नीचे दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला रूल ये है, फर्स्ट रूल, द रिजल्ट ऑफ, जो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन should be reported to the same number of decimal places as that of the term with the least number of decimal places। The number of significant figures of different number have no role to play। मतलब कि यहाँ पे हमें जितनी भी वैल्यूज का समेशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, यहाँ पे समझो हमें 4.523 प्लस 2.3 प्लस 6.25 तीन वैल्यू का हमने समेशन करना है। ठीक है, अभी तीन वैल्यू में आप देखो, फर्स्ट वैल्यू जो है 4.523, उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड 3 डिजिट है, 5, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस उसको बोलते हैं। सेकेंड वैल्यू जो है 2.3, उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, और थर्ड वाले में 6.25 में 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इन तीन वैल्यू में से लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा हुआ? सेकेंड वाला, यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, सबसे लीस्ट प्रिसाइज नंबर हुआ ये। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम 1 डेसिमल प्लेस के टर्म में रखेंगे। इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। मतलब हम ऐसा नहीं देखेंगे कि ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 6.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, ऐसा हम नहीं देखेंगे। ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको खाली डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। उसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 3, 1 एंड 2 में लीस्ट डेसिमल प्लेस है 1। तो हम हमारा फाइनल आंसर जो है, जैसे कि आंसर हमारा आया, एक्चुअल आंसर हमारा आया 13.063, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 13.1 में। क्यों 13.06 और 13.1 किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे देखो, मुझे 6 को हटाना है, राइट हैंड साइड पे 6 इज लास्ट डिजिट, तो 6 के प्रिसाइडिंग नंबर, 6 के लेफ्ट हैंड साइड नंबर कौन है? 0। तो 0 में 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 नंबर है। जब भी ग्रेटर देन 5 नंबर होता है जो हमें रिमूव करना है, तो उसके प्रीसाइडिंग नंबर जो है उसमें 1 ऐड कर देना है, 13.1 कर दिया राउंड ऑफ करने के लिए। चलो ठीक है, ये 13.1 में डेसिमल पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है? 1। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस, जो कि 2.3 के साथ क्या है? मिलता जुलता है। तो रिपोर्टेड आंसर एज पर रूल, अगर हमें ये तीन चीज़ों का समेशन करने को पूछा होता, तो हम हमारी नोट में या तो हमारी शीट में एज अ फाइनल आंसर, एज अ रिपोर्टेड आंसर हम क्या लिखते हैं? 13.1। ठीक है ना? फिर अनदर एग्जांपल वी विल टेक, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, जिसमें 7.621 प्लस
6.243 प्लस 1.020, तीनों तीन वैल्यू ऐसी है जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस है। एक्चुअल सम कितना है 14.884, उसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस ही आने वाले हैं। तो हमारा रिपोर्टेड आंसर ऐसे का ऐसे ही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। फिर एग्जांपल 3 देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। ये रूल समझने के लिए एक एग्जांपल थर्ड, 154.2 1 डेसिमल प्लेस, 6.1 1 डेसिमल प्लेस। अगर 6.10 होता तो 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं, लेकिन 6.1 है। एंड लास्ट प्लस में 23, जो एग्जैक्ट नंबर 0 डेसिमल प्लेसेस। इन तीनों में लिस्ट प्रिसाइज कौन हुआ, जिसमें डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, क्योंकि मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि 22.7, 22.9, 22.99, 23.1 को राउंड अप करके क्या ले लिया हो, 23 ले लिया हो। तो मतलब ये तीनों में सबसे लिस्ट प्रिसाइज या तो एक्यूरेट कौन है, लिस्ट एक्यूरेट 23। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है 183.3, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एग्जैक्ट नंबर में, ठीक है ना। 183 सबसे पहला जो रूल है वो याद रखिएगा। रूल क्या था, द फाइनल, सबसे पहली चीज क्या लिखी थी मैंने, एक इंपॉर्टेंट नोट, द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्विंग दिस कैलकुलेशन कैन नॉट बी accurate or more accurate or precise than the least precise number involved in the particular calculation, ठीक है। तो ये हमने समझाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही है, ठीक है ना। अगर समझो कि दो वैल्यू है, उस एक में 4 डेसिमल प्लेसेस, दूसरे में 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारा रिपोर्टेड आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हो। ओके, देन सेकेंड रूल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल क्या है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन should be reported to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term used in the calculation other than exact number. I repeat, the result of multiplication or division should be reported to the same number of significant figure as is possessed by the least precise term used in the calculation other than exact number। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखेंगे। याद किया फर्स्ट रूल के नीचे मैंने क्या कमेंट किया था, फर्स्ट रूल के नीचे यहाँ पे लिखा था कि नंबर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा था, सिग्निफिकेंट फिगर नो रोल टू प्ले। लेकिन यहाँ पे सेकेंड रूल में क्या लिखा है आपको, जैसे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट, तो 4 एंड 2 में लेस सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, 2 में। तो फिर हमारा फाइनल आंसर इस हिसाब से होना चाहिए। आप समझ रहे हो, जो वैल्यूज का हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है उनके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल रहे हैं, उनमें से जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हमारे आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आंसर को हम उस हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे जिससे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, जैसे कि 4.327 इंटू 2.8, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आया, इसके लिए आपको पास्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो होप आपने पास्ट वीडियोस 1 to 5 वीडियोस आपने बहुत ही अच्छी तरह से देख लिए है, तभी आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर टोटल। इनिशियल एक्चुअल आंसर हमारा आया 12.1156, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 12 में, उसको राउंड ऑफ किया हमने 12 में, क्योंकि 12 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अगर इधर ऐसा होता ना कि 2.80, 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम इसको रखते 12.1 रखते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखते। मतलब कि ऊपर जो हमारी दो वैल्यूज है उसमें उसके सिग्निफिकेंट फिगर देखे,
और जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो टर्म में हमारे आंसर को हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, फिर हम लोग देखते हैं आगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, इसमें 0.46 डिवाइड बाय 15.734 इन दो वैल्यू का हमें डिवीजन करना है। देखिए जरा, नीचे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर 0.46 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 15.734 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 एंड 5 में लेस सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, 2 में। तो ये हमारा जो आंसर, फाइनल आंसर, रिपोर्टेड आंसर होगा, उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू में हम कन्वर्ट करेंगे। और फाइनल आंसर इज सच अ वे in which there were 2 significant figures were present। इन दोनों का डिवीजन अगर हमने किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.029236 एक्चुअल आंसर। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो नहीं चलेगा, ये तो ज़्यादा एक्यूरेट है। हमें उसको लीस्ट एक्यूरेट करना पड़े, लीस्ट प्रिसाइज करना है। अभी देखो 0.0 ये नॉन जीरो वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को तो गिनते नहीं है। 2 9 ये 2 डिजिट अगर हम पकड़ ले तो ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अभी 9 के पीछे क्या है, 2, तो राउंड ऑफ करके करने के समय 29 ही रखेंगे। लेकिन अगर 0.0297 होता तो राउंडिंग ऑफ करते समय हम लोग क्या करते, 0.030 कर देते, 30 कर देते। तो जिनको निकालना है 2 को, वो 5 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, 5 से छोटी नंबर है, इसलिए हमने 9 में कुछ चेंज नहीं किया, 29 ही रखा। चलो ठीक है, राउंडिंग ऑफ के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ लेटर, डोंट वरी। फिलहाल हमें क्या सीखना है, ये डिवीजन का रूल। तो ये डिवाइड किया, आंसर ये आया एक्चुअल सम। एक्चुअल सम को हमने कन्वर्ट किया 0.029, क्योंकि उसमें देयर वर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन रिमेंबर, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है द रिपोर्टेड आंसर should not be more precise than the least precise term used in the calculation। ओके, फिर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल आप देखिए पहले तो। हमें दो चीजें हैं यहाँ पे, एक मल्टीप्लिकेशन भी है, दूसरा डिवीजन भी है। दो चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। और नीचे है ना एक एग्जैक्ट नंबर है, ये सब डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज है, और नीचे एक एग्जैक्ट नंबर भी है। तो ये एग्जैक्ट नंबर को हमें काउंटिंग में जरूर लेना है, कैलकुलेशन में जरूर लेना है, लेकिन ऐसा मत देखना कि ये इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने रूल समझाया था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे लिखा था अदर देन एग्जैक्ट नंबर, मतलब आपके एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। आई रिपीट, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो भी एग्जैक्ट नंबर है उसके सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर नहीं करना है, बराबर। गलती से ये मत समझ लेना कि एग्जैक्ट नंबर को कैलकुलेशन में नहीं लेना है, एग्जैक्ट नंबर को बट ऑब्वियस 4 को कैलकुलेशन में तो लेना ही है। चलो मैं समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे 42.967 उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इनटू 0.02435, देखो 1 2 3 4 डिजिट 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नीचे 0.34 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 में एग्जैक्ट नंबर है। तो आप अपने कैलकुलेटर में क्या कर सकते हो, ये वैल्यू इनटू दिस वैल्यू डिवाइड बाय 0.34 अगेन डिवाइड बाय 4। जब आप ये करते हो कैलकुलेशन तो आपको आंसर मिलेगा, एक्चुअल आंसर मिलेगा 0.76929888। इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर देखिए जरा, 1 2 3 4 5
6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 4, 5 एंड 2 में लीस्ट नंबर कौन हुआ? 2। इसलिए हम हमारे फाइनल आंसर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिसमें 2 सिग्निफिकेंट हो खाली। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमें इतना पोर्शन रखना है। ठीक है, हमें किसको निकाल देना है? 9 को निकाल देना है। हमें 9 को निकाल देना है। अगर 9 को निकालना है समझो, तो 9 इज अ ग्रेटर देन 5 नंबर। तो ये जो 6 है ना, 6, वो 6 में क्या करना है हमें? +1। 6 में क्या करना है बेटा? +1। तो 6 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। देखिए यहाँ पे, और 0.77 is my reported answer in which there were 2 significant figures. ओके, अभी दूसरा देखते हैं यहाँ पे। पॉइंट रिमेंबर टू राउंडिंग ऑफ द नंबर। अभी हम लोग राउंडिंग ऑफ करने का सीखेंगे। इफ the rightmost number has to be removed, if the rightmost digit is to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1। मीन्स क्या कि अगर आपको राइट मोस्ट डिजिट जिसको निकालना है, राइट मोस्ट डिजिट जिसको हमें निकालना है, अगर वो 5 से बड़ा है, तो वो जो डिजिट को निकालना है, जैसे 6 को मुझे निकालना है, तो 6 से प्रीसीडिंग मतलब 6 के लेफ्ट साइड जो डिजिट है उसमें +1 करना है। मतलब 8 में हमें +1 करके 39 लिख देना है। सिंपल, दैट्स इट। ये रूल है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल रूल हुआ। उसमें दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि ये रूल आपके माइंड में क्लियर हो जाए। इन 2.89 इफ वी हैव टू रिमूव 9, अगर हमें ये 9 को रिमूव करना है, अगर हमें ये 9 को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे बच्चे? 9 के पीछे प्रीसीडिंग जो वैल्यू है 8, 9 के आगे 8 जो है, 8 में हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 2.9। ठीक है। सिमिलरली 4.57, उसमें अगर हमें 7 को ओमिट करना है, 7 को अगर हमें ओमिट करना है, तो 7 से लेफ्ट साइड प्रीसीडिंग नंबर क्या है? 5। 5 + 1 तो हो जाएगा 4.6। यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। जो रिमूव्ड फिगर है जिसको हमें निकालना है, वो 5 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर जिसको निकालना है वो लेस देन 5 है, द प्रीसीडिंग नंबर is not change। फॉर एग्जाम्पल 4.334 में अगर ये राइट मोस्ट वाला 4, ये 4 को निकालना है अगर हमें, तो ये 4 से आगे लेफ्ट साइड प्रीसीडिंग नंबर क्या है? 3। तो 3 में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, 3 + 1 नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें रखना है 4.33, दैट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 2.92, उसमें अगर हमें 2 को निकालना है, 2 से लेफ्ट साइड प्रीसीडिंग नंबर 9, 9 में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लिख देना है 2.9, दैट्स इट। लेकिन अगर 2.97 होता या तो 2.99 होता, तो ये 9 में हम +1 करके फिर आगे जाते। फिर एग्जाम्पल 3, 10.111, लास्ट वाला 1 को मुझे ओमिट करना है, अगर निकालना है, तो ये 1 का प्रीसीडिंग नंबर भी 1 है, जिसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल ऐसा 10.11 लिख देना है। ओके। थर्ड रूल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, जो वैल्यू को हमें निकालना है अगर वो 5 है, एग्जैक्ट 5, तो क्या करें? 5 से बड़ी वैल्यू को देखी, 5 से छोटी वैल्यू देखी, लेकिन एग्जैक्ट 5 है अगर, देन
preceding number is not change if it is a even number. preceding number कब चेंज नहीं करेंगे? जब वो इवन होगा. बट 5 का प्रीसीडिंग नंबर, 5 को निकालना है, 5 का प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज अ ऑड नंबर. उसका भी एग्जांपल देखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा. जैसे कि 6.35, इसमें 5 को हमें निकालना है. 5 से प्रीसीडिंग नंबर है 3 जो ऑड है, ठीक है, इसलिए हमने 3 में +1 किया और हो गया आंसर 6.4. दैट्स इट. लेकिन अगर 6.25 होता और 5 को मुझे ओमिट करना होता, 5 को मुझे निकालना है, तो 5 से लेफ्ट साइड प्रीसीडिंग नंबर क्या है? 2. 2 इज अ इवन नंबर. दैट्स व्हाई यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 6.2 रख देंगे खाली. ओके. अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. पहला एक्सरसाइज का 1.18. ये आपको पिछले वीडियो और ये वीडियो के कनेक्टेड टॉपिक के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो 1.18 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन. अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? याद है कुछ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन मीन्स ऐसे n इंटू 10⁻n लिखना है ना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. ये कैपिटल N मतलब क्या होता है? 1 से लेके 1 to 9.99 के बीच की वैल्यू होगी. और ये 10 to the power n जो है स्मॉल n, ये स्मॉल n प्लस भी हो सकता है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है. तो ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 0.0048. 0.0048 में डेसिमल पॉइंट को अगर हम राइट साइड 1, 2, 3 पोजीशन हम लोग मूव कर रहे हैं और 4.8 लिख दिया मैंने. 4.8 नंबर जो है 1 से लेके 9.99 के बीच में है. डेसिमल पॉइंट को हमने 1, 2 एंड 3 पोजीशन 3 स्टेप राइट हैंड साइड मूव किया. If we move the decimal point 3 step toward the right side, तो apply 10 to the -3 power. राइट साइड शिफ्ट किया तो 10 to the माइनस पावर याद रखिए. या तो 10 का जो भी पावर अगर ऑलरेडी दिया होता तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते, माइनस करते, -3. ओके. अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता 0.0048 इंटू 10 to the power 10, तो हम क्या करते? 4 पॉइंट इसको इज इक्वल टू करके 4.8 इंटू 10 to the power 7. तो 10 to the power 10 था, उसमें 3 मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ पे सिंपल वैल्यू है, उसके बाजू बाजू में कोई 10 to the power नहीं है, इसलिए सिंपल डेसिमल पॉइंट को मैंने कितने स्टेप? 3 स्टेप मैंने राइट साइड मूव किया तो 10 to the power -3. ओके. फिर एक है 2,34,000. 2,34,000. अभी यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये राइट मोस्ट वाला जीरो जो है उसके पीछे यहाँ पे जीरो होगा ना, सॉरी डेसिमल पॉइंट होगा ना, है ना. तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के 1, 2, 3, 4, 5 कितने स्टेप मूव हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड? 5 स्टेप. हम डेसिमल पॉइंट को 5 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, 5 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड. तो 2.34 इंटू 10 to the power 5 किया मैंने. ओके. फिर यहाँ पे 8008, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड 3 स्टेप, इसलिए 10 to the power 3. फिर 500.0 डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ 2 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए होगा 5.000 इंटू 10 to the power 2 और 5 इंटू 10 to the power 2. फिर 6.0012 बाय डिफॉल्ट ये 6.6 वाली वैल्यू जो है वो 1 to 9.99 के बिटवीन है, इसलिए अगर ऐसे ही रहने देंगे तो भी चलेगा, या तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा. 6.0012 इंटू 10 to the power 0. 10 to the power 0 का मीनिंग होता है 1, मतलब हमारी वैल्यू को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो वैसे की वैसे ही रहने वाली है. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है 1.19 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है.
how many significant figures are present, how many significant figures are present in the following। अब देखिए रूल्स आपको पिछले वीडियो में सब कुछ दिए थे। यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के पीछे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, अगर पीछे जीरो होता ना तो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में हम वो जीरो को कंसिडर करते, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुई। फिर इसमें देखिए 208, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट। यहाँ पे दो नंबर ऐसे है 2 एंड 8 जो नॉन जीरो है, बीच में जीरो है, तो बीच वाले जीरो को कंसिडर कर देना है। वही रूल अप्लाई होता है यहाँ पे 5005 में भी। 5005 में भी 5 एंड पीछे वाला 5 नॉन जीरो डिजिट, उसके बीच में जो भी जीरो होता है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फिर 1,26,000, यहाँ पे देखिएगा कॉमा है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट है तो आंसर अलग आएगा, कॉमा है तो अलग आंसर आएगा। देखिए ये है ना पूरा एक होल नंबर है, होल नंबर में वैल्यू एंड हो रही है जीरो से। हमारी वैल्यू किससे एंड हो रही है बेटा, जीरो से। ठीक है, और ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये पीछे वाले जीरो को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन में वैल्यू ऐसा दिया होता 126.000, तो ये नॉन जीरो वैल्यू डेसिमल पॉइंट पीछे वाले जीरो को कंसिडर करेंगे। टोटल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर होती। टोटल यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फिर 500.0 500.0 में आप देखिए 5 नॉन जीरो वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट है, इसलिए ये पीछे वाले सारे जीरो को भी मैं कंसिडर करूंगा। अगर सिर्फ 500 होता ना, सिर्फ 500, तो उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन यहाँ पे 500.0 है, तो नॉन जीरो वैल्यू के पीछे राइट हैंड साइड वाले जीरो को भी मैं कंसिडर करूंगा। ये सब रूल्स पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना। 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होगी। फिर लास्ट में 2.0034 में 2.0034 में देखिए 2 3 एंड 4 नॉन जीरो वैल्यू है, इनके बीच में जो जीरो है ना उनको भी हम कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हियर। ओके, रहेगा याद? तो आगे जाते बच्चे बच्चे फिर एक्सरसाइज का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, माय मिस्टेक। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बराबर, इसके प्रीवियस में टेक्स्ट बुक में इसके जैसा ही एक सम है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वैल्यू हमारी है क्वेश्चन में 6.45372। 6.45372 में टोटल बहुत सारे डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, कन्वर्ट करना है
जिसमें ऐसे आंसर में कन्वर्ट करना है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो। मतलब ये मैंने ग्रीन अंडरलाइन करी है 1 2 3 4, मतलब ये 7 को हमें निकालना है। 7 इज अ नंबर विच इज रिमूव्ड, बराबर। 7 को हमें निकालना है, तो 7 इज अ ग्रेटर देन 5 नंबर, ग्रेटर देन 5, इसलिए उससे जो प्रीसीडिंग नंबर है ना 3, उसमें हम 1 की बढ़ोतरी करेंगे। 3 + 1 4 हो गया। अगर यहाँ पे 6.45322 ऐसा होता ना, तो हम आंसर लिखते 6.453। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6.45372, रिमूविंग डिजिट है 7, विच इज ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग नंबर इज 3, 3 + 1 4, दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर दिखा है पीछे 4 लास्ट में। ओके, सिमिलरली 48.38250, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये ग्रीन अंडरलाइन करी है मैंने, ठीक है। तो 48.38, 8 के पीछे का 2 हमें निकालना है। अभी 2 निकलेगा तो 2 के पीछे 5 0 ये सब तो निकलेंगे ही, समझो। लेकिन हमारा 8 के पीछे 2 है, 2 इज लेस देन 5, दैट्स व्हाई हम ये 8 में कुछ चेंज नहीं करेंगे, 8 रिमेन अनचेंज। ओके, फिर है 70,000। 70,000 को देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 70,000 को मैं बोल रहा हूँ सुनना, 7.4 टाइम्स 0 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हो, 7.30 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हो, 7.00 इंटू 10⁴, 7.0 इंटू 10⁴ एंड 7 इंटू 10⁴। अभी हम ये 4-5 मैंने तरीके बताए उसको लिखने के, उसमें से कौन सा तरीका हमारा यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे हमें पूछा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए हम लिखते हैं 7.000 इंटू 10⁴। ये 10⁴ है ना, 10 एक्सपोनेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करते, ये आगे वाली वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता ना कि भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 4 के बदले ऐसा लिखा होता 2 सिग्निफिकेंट, तो हम लिखते हैं 7.0 लिख देते। अगर पूछा होता 3 सिग्निफिकेंट पर तो 7.00 इंटू 10⁴। यहाँ पे पूछा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। फिर है 2.65986 इंटू 10⁻3, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें उसको कन्वर्ट करना है 4 में। तो 2.659, 9 के पीछे का ये 8 हमें निकालना है, 8 निकलेगा तो 6 भी निकलेगा ये साथ साथ में। अभी 8 का प्रीसीडिंग नंबर है 9 और 8 इज अ ग्रेटर देन 5 नंबर, 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 नंबर है, तो हम 8 के आगे 9 जो है उसमें +1 करेंगे, ठीक है। अभी 659 में +1 करो तो क्या हो जाएगा, 660 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2.660 सॉरी 2.660 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर फिफ्थ है 0.004687, इसको मुझे राउंड अप करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया यहाँ पे। या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4.687 इंटू 10⁻3, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन वर्ड ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया, देखो ऊपर खाली ऐसा पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन ऐसा लिखा होता तो इस ऐसे कन्वर्ट करना होता, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो डोंट मिस इट। और ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा एक बार देखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द नंबर 45,000 इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं या तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन,
टू शो 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि हमें ये 45,000 जो है उसको ऐसे कन्वर्ट करना है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो या तो 4 हो। देखो 45,000 को डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। 45,000 को 4.500 into 10 to the power 4 भी लिख सकते हैं। 45,000 को 4.500 into 10 to the power 4, 4.50 into 10 to the power 4, 4.5 into 10 to the power 4। अलग-अलग 3-4 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ना 4.5 into 10 to the 4 लिखने का, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 और नीचे 4.500 में 1 2 3 4। ठीक है ना? तो ये पूरा जो हमने टॉपिक आज का देखा, ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा देखिए, राइट डाउन करिए अपने नोटबुक में। ये जो मैं पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से नोटबुक में लिख दीजिए। ठीक है? मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अभी मेन टॉपिक यहाँ से चालू होगा चैप्टर नंबर 1 का। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ लॉज होते हैं, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। सही है? दे कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल 5 लॉज उसके अंदर है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीख चुके हो, उसी प्रकार यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है? दूसरा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गैल्यूसेक करके साइंटिस्ट है, गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है? उसमें अभी हम लोग सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये इंडिकेट करता है कि कोई भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मीन्स जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट का था उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का रहेगा। आई रिपीट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है? These law which deal with masses of reactants and the products, mass of reactant and product of a chemical reaction or physical change, either in chemical reaction or in a physical change, mass of reactant and product के साथ जुड़ा हुआ ये लॉ है, which is studied by the great French chemist Antoine Lavoisier, Antoine Lavoisier in 1789. ओके? उसका स्टेटमेंट क्या था? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगेन, in all physical and chemical changes the total mass of reactant is equal to total mass of product, or we can say matter cannot be created अथवा neither be created nor destroyed. I repeat, matter can neither be created nor destroyed. मतलब कि अगर हमारे पेट्रोल की टैंक हमारे व्हीकल में पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल का कंबशन अगर हुआ तो हमें लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। नहीं, पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन है उसका कन्वर्जन एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हुआ, CO2 + H2O रिमूव हुआ। मतलब वो जो मैटर है उसका कंपोजिशन जो है वो खाली चेंज हुआ है, फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी टोटल जो प्रपोर्शन है, जितनी मात्रा रिएक्टेंट की थी उतनी ही अमाउंट, उतने ही ग्राम, उतने ही किलोग्राम में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, H2O सॉलिड यानी कि आइस कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड वाटर। समझो हमने 1 मोल H2O लिया हुआ है, 1 मोल वाटर वी टेक,
उसका मास होगा 18 ग्राम। अगर 18 ग्राम आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाए तो प्रोडक्ट होगा 18 ग्राम वाटर। तो जितना मास आइस का था उतना ही मास क्या होगा, वाटर का होगा, H2 लिक्विड। ठीक है। सिमिलरली अगर 18 ग्राम लिक्विड वाटर वेपराइज हो जाए, इवोपरेट, तो उसमें से वाटर वेपर कितनी बनेगी, 18 ग्राम। ठीक है ना। फिर नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। अभी डाई नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास है 14 टू द 28 ग्राम, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन का मास होगा 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 6 ग्राम हाइड्रोजन। क्यों मैंने इंटू 2 किया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1, 1 टू द 2 और टोटल 3 मोल है, तो 2 3 द 6 ग्राम हाइड्रोजन वी टेक हियर। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 इंटू अमोनिया का मॉलिकुलर मास कितना होगा, याद करिए। अमोनिया नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन 3 1 द 3, 14 प्लस 3 17 उसका मॉलिकुलर मास होगा। तो 2 इंटू 17 करना पड़ेगा, 2 इंटू 17 यानी कि टोटल 34 ग्राम अमोनिया मुझे मिलेगा। ठीक है। तो अभी ये 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम आप करोगे ना, 28 प्लस 6, इसका टोटल 34 होने वाला है। इसका मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी वजह से हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर किसी रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने क्या किया, ब्रेक किया। कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है, इसीलिए हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है। उसके एक तो एग्जांपल और मैं देता हूं आपको। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3। What mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride NaCl to produce 14.35 gram of silver chloride. Silver chloride means AgCl and 8.5 gram of sodium nitrate NaNO3। आपको फॉर्मूला कैसे बनाने वो यही चैनल पे पिछले लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बेसिक जब डिस्कस किया था उस दौरान ये सिखाया गया था। ठीक है। अभी हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी। किन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl के बीच में। ठीक है। AgNO3 एंड NaCl के बीच में रिएक्शन होती है। Ag प्लस जुड़ेगा Cl माइनस के साथ, इट गिव्स AgCl, एंड सोडियम प्लस कंबाइन विथ NO3 माइनस and form NaNO3। AgNO3 का मास हमें ढूंढना है, x ग्राम AgNO3 react with 5.85 gram NaCl to produce 14.35 gram of AgCl and 8.5 gram of sodium nitrate। ब्रैकेट में लिखा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड हियर। तो आप सोचिए, इन दोनों का टोटल मास इक्वल टू रिएक्टेंट होगा कि नहीं, प्रोडक्ट का मास इक्वल टू रिएक्टेंट का मास। एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हो ना आप, तो एक्स अगर ढूंढना है तो क्या कर सकता है, ये 5.85 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो 14.35 प्लस 8.5 करो जरा, कितना आएगा, 14.85 आएगा। 14 प्लस 8 कितना होगा, 14 प्लस 8 22, तो यहाँ पे होगा 22.85, इन दोनों का समेशन। ठीक है ना। माइनस ये इस इक्वल टू के उस तरफ गया, माइनस 5.85, तो x इक्वल टू क्या आएगा, सोचिए, 0.85 ज़ीरो हो जाएगा, 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 17 ग्राम। तो टोटल 17 ग्राम AgNO3 we needed so that conservation of mass is applied here. Okay. इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ,
law of constant composition or law of definite proportion. This law was discovered by French chemist J.L. Proust या तो जोसेफ प्राउस्ट in 1799, and it deal with the composition of elements present in a given compound. कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई एक कंपाउंड के लिए. स्टेट दैट, उसका लॉ का स्टेटमेंट क्या था? अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass. I repeat, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. मतलब कि अगर आपको कोई वाटर बोलेगा तो उसका फॉर्मूला आपके माइंड में क्या आएगा? H2O. कभी वाटर मतलब आपके माइंड में H3O, H4O ऐसा तो नहीं आएगा ना. मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या है? फिक्स H2O, उसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है. हाइड्रोजन 1 2 2, उसका एटॉमिक वेट है 1 हाइड्रोजन एटम का, इंटू 2 करेंगे तो 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 2 + 16 18 ग्राम पर मोल. मतलब कि वाटर में कंपोजिशन जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑक्सीजन, वो कहीं पे भी आप वाटर लेने जाओ, या तो आप नेचर में से पानी लाओगे या तो आप लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन से बना पानी, उसका कंपोजिशन जो है 2:16 का वो फिक्स रहेगा. ठीक है. उसको ये लैंग्वेज दूसरे शब्दों में ये भी बोला जाता है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of elements by weight. A given compound always contain exactly the same proportion of elements by weight. मतलब कि अगर गिवन कंपाउंड है वाटर तो उसमें जो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनका प्रपोर्शन है 2:16, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. ठीक है ना. लेकिन जोसेफ प्राउस्ट ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? समझिएगा. जोसेफ प्राउस्ट वर्क विद द 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3, वन ऑफ विच वॉज नेचुरल ओरिजिन, मतलब उनमें से एक उसने बनाया नेचुरल ओरिजिन में से, एंड द अदर वन इज सिंथेटिक वन. CuCO3 क्यूप्रिक कार्बोनेट या तो कॉपर कार्बोनेट उसने बनाया लेबोरेटरी में, एंड दूसरा उसने नेचर में से ऑब्टेन किया. 2 सैंपल उसने लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के. क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट है, एक है कॉपर, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन. तीनों के उसने परसेंटेज बाय मास ढूंढे. तो परसेंटेज ऑफ कॉपर नेचुरल सैंपल में भी 51.35 था और सिंथेटिक सैंपल में भी 51.35. उसी प्रकार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी सेम मिले उसको, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी दोनों सैंपल में क्या मिले? सेम. मतलब कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट है, कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, और तीनों के परसेंटेज जो है मास परसेंटेज, वो चाहे नेचुरल सैंपल हो या सिंथेटिक सैंपल, उनमें क्या मिले? इक्वल, सेम. तो ये एग्जाम्पल क्या शो करता है कि यहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन या तो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है, और किसी भी कंपाउंड में ये ओबे होगा. नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल. CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड by different method. First is heating of limestone. Calcium carbonate is known as a limestone. By heating limestone, it will give CaO, calcium oxide, quicklime and carbon dioxide. Another method is to combustion of coal, carbon. After combustion of coal, complete combustion, it gives CO2. This arrow, upside arrow, indicates CO2 in gaseous form, it will be evaporate out. Third example, calcium carbonate plus 2 HCl gives CaCl2 calcium chloride plus CO2 plus H2O. तीनों एग्जाम्पल में CO2 का proportion, in all these 3 example, proportion of carbon dioxide in carbon and oxygen by mass in CO2 are 12:32. In CO2, remember CO2 1 carbon 2 oxygen. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of oxygen is 16. 16 to the 32, so that mass proportion of carbon is to oxygen is equal to 12:32 is common. This ratio is common in all these 3 example. CO2 आप
ये तरीके से बना हो या तो ये तरीके से बना हो या तो ये कोई भी तरीके से आपने CO2 बनाया, उसमें प्रपोर्शन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 12:32 हमने टेकिंग 4 कॉमन, तो यह क्या मिलेगा रेशियो 3:8। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी है ये लॉ की। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि आइसोटोप्स मतलब सेम एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये लॉ मास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आइसोटोप्स में मास अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर कार्बन 12 नॉर्मली हमारे आजू बाजू में जितना भी कार्बन होता है, हमारे आजू बाजू जितना वुड जितना लकड़ी है, जितना कोल है, जितना पेट्रोलियम, हमारी बॉडी हाइड्रोकार्बन उसमें काफ़ी सारा है, फैट है, तो इन सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में कार्बन 12 होता है, लेकिन कुछ मात्रा में C14 भी नेचर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अगर C12 से कोई CO2 बना, रेगुलर CO2, तो उसमें प्रपोर्शन मैंने ऐसे यहाँ पे बताया, उसी प्रकार 12:32 होगा। लेकिन अगर C14 से CO2 बना तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा 14:32, मीन्स 7:16। तो सेम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके दो अलग अलग फॉर्म, एक है CO2-12, दूसरा है CO2-14, जिसमें प्रपोर्शन क्या है, डिफरेंट, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि C2H6O फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड में है, एक है इथेनॉल, दूसरा है डाइमिथाइल ईथर। दे बोथ आर इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, दे बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है। और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो है, मास प्रपोर्शन जो है, वो 24:6:32, क्योंकि कार्बन है 2 एटम, 12 2 24, हाइड्रोजन 6 और उसका एटॉमिक वेट है, हाइड्रोजन के 6 एटम है और उसका एटॉमिक वेट है 1, तो 6 1 6। ऑक्सीजन 1 एटम और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, इसलिए यहाँ पे 16 लिखना चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे 24:6:16 कॉमन निकलेगा 2, 12:3:8। तो ये रेशियो, ये सेम रेशियो इन इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर ऑल्सो, ये फिक्स रेशियो दोनों कंपाउंड में ऑबे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मास, या तो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इधर ऊपर भी ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग ये जो थियरी हमने पढ़ी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बेस के ऊपर एक सम देखते हैं। ये प्रकार का सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखोगे या तो कुछ स्कूल वाले जो टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के कुछ पूछते हैं, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सम हैं, आपको मैंने जो शीट दी है, ठीक है, उसके अंदर भी ये प्रकार के सम्स आपको मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन, इन 6.488 ग्राम ऑफ PB lead, 6.488 ग्राम ऑफ लीड combined directly with the oxygen 1.002 gram oxygen O2 to form lead peroxide PbO2, lead peroxide 6.488 gram PB combined with 1.002 gram oxygen and form PbO2, lead peroxide। ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, लीड पेरोक्साइड बनाने का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। लीड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस एंड इट वॉज फाउंड। अभी इसका रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन अभी मत लो कि रिएक्शन इसका क्या होगा सर, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है कि भाई लीड पेरोक्साइड इसमें से भी बना सकते हैं, दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लीड पेरोक्साइड, और इसकी मदद से जो PbO2 मिला ना, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें मिले 13.38%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.38%। यूज दिस डेटा टू इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफाइनाइट कंपोजिशन, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है?
दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, दोनों एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट कौन है, PbO2, इसमें भी PbO2। इसमें प्रोडक्ट का मास नहीं दिया है, रिएक्टेंट के मास दिए हैं। मास ऑफ Pb एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एंड PbO2 विल ऑब्टेन। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में PbNO3 में से, PbNO3 ट्वाइस में से PbO2 बनेगा, लेकिन वो PbO2 जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें मिला है 13.38%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ऑक्सीजन के परसेंटेज हम ढूंढेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। मास ऑफ पैरोक्साइड फॉर्म, टोटल PbO2 कितना बनेगा पहले एक्सपेरिमेंट में। मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कौन कौन है हमारे, Pb प्लस O2 इज माई रिएक्टेंट, PbO2 इज माई प्रोडक्ट। तो इन दोनों के जो मास होंगे ना, जैसे 6.488 एंड 1.002, इन दोनों का जो मास का समेशन होगा इज इक्वल टू मास ऑफ PbO2। सही है, तो 7.490 ग्राम। अभी 7.49 ग्राम PbO2 कंटेन्स 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। इतने ग्राम PbO2 में कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम लोग को मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ढूंढना हो, अगर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। किसी भी एलिमेंट के मास परसेंट ढूंढने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन आवर कंपाउंड अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1.002। ऑक्सीजन का मास कितना लिया था, 1.002। और टोटल मास ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मिला हमें 7.490 इंटू 100 अगर किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किया, आंसर आएगा 13.38%। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। अभी स्टेप 2 टू कंपेयर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें ऑक्सीजन के परसेंटेज मिले 13.38, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में तो क्वेश्चन में ही दिए थे 13.38, और दोनों एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीजन के परसेंटेज सेम मिले, Pb के परसेंटेज भी सेम ही होंगे बट ऑब्वियस। तो ये बोथ अबाउट डेटा इलस्ट्रेट इन बोथ कंपाउंड, बोथ मेथड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ओबेड। ओके बेटा। Law of multiple proportion. This law is proposed by scientist Dalton in 1804. डाल्टन ने ये लॉ प्रपोज किया 1804 में। ठीक है, उसका स्टेटमेंट ये है, when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bear a simple ratio to another। मतलब कहना क्या चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ये स्टेटमेंट को, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बना सकते हैं। एक बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सी चीज़ सिमिलर है, तो दोनों में एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन एलिमेंट्स का रेशियो कॉमन नहीं है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 12:16 यहाँ पे रेशियो है, जबकि यहाँ पे कार्बन 12 ऑक्सीजन 16⁻32, तो 12:32, यहाँ पे 12:16। तो विद द फिक्स मास ऑफ कार्बन, कार्बन का दोनों के अंदर मास कैसा है, फिक्स है। ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, मास का रेशियो 16:32, मतलब कि 1:2। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इथेन, तो उसका फॉर्मूला इथेन का है C2H6 इथेन, C2H6 इथेन। फिर आप इथीन, C2H4 इथीन। ठीक है, C2H4 क्या है, इथीन। एंड C2H2 इथाइन, एसिटिलीन। तो ये तीन कंपाउंड में कार्बन का वेट आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, कार्बन का वेट तीन कंपाउंड में क्या है बेटा, सेम है। ठीक है ना, कार्बन का मास सब में क्या है, 2 एटम्स है कार्बन के, मतलब 2 × 10 12,
2 इंटू 12 24 24 24। कार्बन के वेट तीनों तीन में क्या है, सेम है, लेकिन किसका मास अलग है यहाँ पे। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का मास देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 6 एटम हाइड्रोजन के, 6 1 6। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2। तो रेशियो आपको मिलेगा 6:4:2, 6:4:2, मतलब उसको इसमें से अगर हम 2 को कॉमन निकाल दे तो रेशियो क्या बनेगा बेटा, 6:, रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे 3:2:1, 3:2:1। ठीक है ना। तो अगेन ये स्टेटमेंट को आप पढ़िए तो लॉ समझ में आएगा। व्हेन टू एलिमेंट्स, जैसे कि 2 एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड या तो ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ने इथेन बनाया, कार्बन हाइड्रोजन ने इथीन बनाया, कार्बन हाइड्रोजन ने मिलकर इथाइन बनाया, तो यानी 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन द masses of one of the elements which combined with the fixed mass of other, मतलब masses of hydrogen combined with the fixed mass of carbon bear a simple whole number ratio 3:2:1। ठीक है, अभी और इसको समझने के लिए हमारी जो शीट में मैंने आपको पैम्पलेट दिया है उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द एलिमेंट carbon combines with oxygen to form 2 compounds, namely carbon dioxide CO2 and carbon monoxide CO। 2 कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, एक है CO2, दूसरा है CO। C plus 1/2 O2 gives CO। ये समझ में आ रहा है, कार्बन प्लस 1/2 O2 gives CO। हमने बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का आइटम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम 2 थे, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 कर दिया। कार्बन आइटम लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, ऑक्सीजन आइटम 2/2 1, राइट हैंड साइड भी 1। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अगर कार्बन का हमने, कोल का हमने इनकम्प्लीट कंबशन करवाया होता तो क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी नीचे मैंने मास लिखे हैं 12 ग्राम, 16 ग्राम, 28 ग्राम। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था 12U, 16U, 28U। O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, लेकिन 32 डिवाइड बाई 2 16 ग्राम। ठीक है, और 12 प्लस 16 करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होगा, 28 ग्राम। तो मतलब ये क्या बताना चाहता है ये रिएक्शन, ये ऊपर की रिएक्शन में क्या बताना चाहती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन कार्बन मोनोऑक्साइड 12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन, 12 पार्ट या तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन combined with the 6 part by mass of oxygen, 6 gram of oxygen, 12 gram carbon combined with the 6 gram mass of oxygen, 16 gram mass of oxygen। दूसरी रिएक्शन C plus O2 gives CO2। अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन हो जाता है, कार्बन का अगर कंप्लीट कंबशन अगर बच्चों हो जाता है तो ये रिएक्शन होगी C plus O2 gives CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन O2 का एक मॉलिक्यूल 32U, लेकिन अगर मोल है, मोल, तो मैं 32 ग्राम ले सकता हूँ, 32 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल O2 react with gives with 1 mole CO2, 1 mole carbon react with 1 mole O2 gives 1 mole CO2। So we can take here 12 gram carbon react with 32 gram oxygen produce 44 gram CO2। तो देखिए दोनों रिएक्शन में कार्बन का मास क्या है बेटा, कॉमन 12, और ऑक्सीजन का मास क्या है, डिफरेंट 16, 32। तो वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 16 and 32, 16/32 1:2 उसका रेशियो होने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे लिखा है therefore the mass of oxygen, last line, therefore the mass of oxygen which combined with the fixed mass of carbon in carbon monoxide and carbon dioxide are 16 and 32 respectively। बेटा समझ में आ रहा है, masses of oxygen which combine with the fixed mass of carbon in carbon monoxide and carbon dioxide are, ऑक्सीजन का मास कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है 16, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 32। ओके, these masses of oxygen bear a simple whole number ratio 16:32 is equal to 1:2।
ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों में सल्फर कॉमन है। सल्फर का एटम 1 है, मतलब सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, तो सल्फर 32 दोनों में कॉमन है। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 टू द 32 और यहाँ पे 16 3 द 48, ठीक है ना। तो इन SO2 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है 32, कंबाइन विद द 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम या 32 U ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 16 टू द 32 है। तो सल्फर का 32 मास, ऑक्सीजन का भी 32 मास एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है SO2 में। बट इन SO3 व्हाट हैपन, 32 gram mass of sulfur combined with 48 mass of 48 gram of oxygen। तो दोनों में मैंने किसको कॉमन रखा है यहाँ पे, 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है ना। 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। ओके, 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है देखिए यहाँ पे, 32 एंड 48 ऑक्सीजन का रेशियो है। ओके, फिर so we can say here with the fixed mass of sulfur 32 gram, ratio of masses of oxygen in SO2 and SO3 are 32:48। यहाँ पे कितना था, 32 ग्राम ऑक्सीजन था, यहाँ पे 48 ग्राम, तो रेशियो हो जाएगा, दोनों में से 16 को कॉमन निकालेंगे 2:3 इनका रेशियो होगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इनका, फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। Nitrogen, the element nitrogen and oxygen combine together and produce many as 5 oxide of nitrogen। टोटल 5 नाइट्रोजन यहाँ पर नीचे लिखे हैं, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड कभी कभी डाइमर अगर हो जाता है, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो N2O2, लेकिन NO उसका फॉर्मूला नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये टोटल 5 अलग अलग कंपाउंड, जिनमें पांचों पांच में एलिमेंट दो कॉमन है। कौन से दो एलिमेंट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एलिमेंट्स आर कॉमन हियर, दे फॉर्म 5 कंपाउंड्स। नाउ व्हाट हैपन, अभी इनमें सब में नाइट्रोजन का मास देखिए 2 2 2 2 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, एक नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14, बराबर। तो यहाँ पे 14 टू ज़ा कितना होगा, 28 28 28 28 28 सब में कॉमन। ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 टू ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, तो 16 32 बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, 48 64 80। तो नाइट्रोजन के सब में कॉमन मास 28 28 28 और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर निकालोगे तो 1:2:3:4:5 मिलेगा आपको। नाइट्रोजन का मास यहाँ पे लिखा है 28 14, डबल कर दोगे तो 14 टू 28 हो जाएगा, चलेगा डबल नहीं भी करोगे तो 28 14 28 28 28। ये येलो वाला रो जो है वो नाइट्रोजन का मास है, और ऑक्सीजन वाला मास नीचे लिखा है 16, यहाँ पे 16, N2O3 में 48, N2O4 में 64, N2O5 में 80। तो रेशियो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, और रेशियो मिलेगा विद द फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2:3:4:5। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थियोरी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, दिस लॉ पुट बाय रिचटर साइंटिस्ट, उसका स्टेटमेंट ये है, the ratio of the masses of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of third element C, either the same or simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। फिर से अगेन एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मैं उसको समझाता हूँ आसान भाषा में।
the ratio of masses of two elements A and B which combine separately with a fixed mass of third element C is either the same or simple multiple of the ratio of masses in A and B combined directly with each other। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा एक कंपाउंड है AXC, या तो AXC2, AXC3, whatever, AXC या तो A2C मैं लिख देता हूँ, चलो AXC नहीं, A2C, ठीक है। एक कंपाउंड है A2C, दूसरा कंपाउंड है B3C। यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड लिखे हुए हैं। अब देखिए दोनों कंपाउंड में क्या कॉमन है, C कॉमन है। दोनों कंपाउंड में क्या कॉमन है बेटा? दोनों में C कॉमन है, ठीक है। तो A और B भी एक तीसरा कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें ये रेशियो होगा A2B3, या तो कोई नया कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये रेशियो वाला कंपाउंड भी हो सकता है या तो कोई नया रेशियो वाला कंपाउंड भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। जैसे A2B5 भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि A2B3 ही बनाए। आप समझ रहे हो? मतलब कि दो कंपाउंड के ऊपर से हमने क्या किया, एक प्रिडिक्शन किया। दो कंपाउंड के ऊपर से, ये दो कंपाउंड जो है उसके ऊपर से हमने प्रिडिक्शन बनाया कि आइदर एक तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है या तो तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है, ठीक है। ये हमें रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में समझ में आता है, उस पे से समझ में आ सकता है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फिर से एक बार समझो। द रेशियो ऑफ मास ऑफ टू एलिमेंट्स A and B with combine separately मतलब अलग अलग कंपाउंड है, separately with a fixed mass of third element C का मास देखो A2C में C का मास जो भी होगा, C का एक एटम है उसका मास जो इधर होगा वही मास इधर होगा, ठीक है। with a fixed mass of C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses A and B कंबाइन डायरेक्टली ईच अदर, या तो वही एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में या तो कोई दूसरा रेशियो वाला प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आसान भाषा में भी समझाया, और उसको समझने के लिए भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। उसमें से हम पहला एग्जांपल लेते हैं। ये ट्राइंगल आप समझिए पहले तो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स का ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। कार्बन और हाइड्रोजन ज्वाइंट होके, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड होके बनाते हैं मीथेन CH4। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्वाइंट होके बनाते हैं H2O, या तो H2O2 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने H2O का एग्जांपल लिया है। और ये CH4 मीथेन, H2O पानी, इन दोनों के ऊपर से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जजमेंट लगा सकते हैं तीसरे कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो CH4 में हाइड्रोजन है, H2O में भी हाइड्रोजन है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं हाइड्रोजन को 4 कर दूं। अगर हाइड्रोजन को मैं 4 करूं बेटा तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन भी डबल होगा ना। देखो ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यूं ही खाली समझने के लिए है आपके, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि देखो दोनों में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। बचा क्या? अभी 4 हाइड्रोजन के अलावा अभी आपके पास क्या बचा? दोनों में 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, उसको छोड़ दो। अभी 4 हाइड्रोजन वेल कैंसल आउट, तो अभी बचा क्या? C एंड O2। तो वो लोग क्या, कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं? CO2 बना सकते हैं। ये कार्बन एंड ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बना सकते हैं। एक मतलब कि हमारे पास दो कंपाउंड थे। कौन से दो कंपाउंड थे? मीथेन और H2O। दो कंपाउंड से हमने प्रिडिक्शन किया, इमेजिनेशन किया, तीसरा कंपाउंड CO2 हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसी चीज को समझते हैं थोड़ा थियोरेटिकल। The elements C and O, carbon and oxygen, combine separately with the third element H and form CH4 and H2O, and they combine directly with each other to form CO2
एज शोन इन अबव फिगर। ठीक है। इन CH4 फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन के बारे में बात करेंगे। इन मीथेन CH4 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। एंड इन वाटर इन H2O व्हाट हैपन, H2O 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर डबल कर दे इसको तो 4 ग्राम 32 हो जाएगा। देखो H2O में क्या है 2 16, डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 4 एंड 32। ठीक है। तो कार्बन का अगर हाइड्रोजन का दोनों में अगर मैं सेम मास रखना चाहूं, यहाँ पे आप देखिए कार्बन का वेट कितना है बेटा, इधर CH4 में कार्बन का वेट है 12। ठीक है 12U, ये तो 12 ग्राम। हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है टोटल, तो 4 हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे 4 इंटू 1 4U, ये तो 4 ग्राम पर मोल, 4 मोल हाइड्रोजन का मास। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 1 ज़ा 2। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का मास है 16। अगर तुम इसको डबल करोगे, ये पूरे के पूरा ये जो मैंने सर्कल किया है इसको पूरा का पूरा डबल कर दोगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा अगेन 4 हाइड्रोजन का मास होगा 4, और 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा, 2 ऑक्सीजन का मास होगा 16 टू द 32। अभी दोनों में आपने क्या कॉमन ले लिया, सोचिए जरा, दोनों में आपने हाइड्रोजन का मास क्या ले लिया कॉमन, सेम। तो कार्बन का मास हो गया 12 यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो गया 32। वो लोग जुड़ के एक तीसरा कंपाउंड बना सकते हैं 12:32 वाले प्रपोर्शन में, या तो 3:8 वाले प्रपोर्शन में जुड़ के CO2 बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है। नाउ इन CO2 12:32 2:3 रेशियो इज ऑफ 8। मतलब दो कंपाउंड के ऊपर से CH4 एंड H2O के ऊपर से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं तीसरा कंपाउंड क्या हो सकता है। हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो फिर वो रेशियो थोड़ा अलग होता। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था मैंने, याद करिए जरा स्टेटमेंट में, कि आइदर सेम और सम अनदर सिंपल मल्टीपल। सेम है तो CO2 वाला एग्जांपल मैंने समझाया, ठीक है। लेकिन अगर सेम रेशियो नहीं है तो इसके बारे में एक और एग्जांपल भी देना चाहिए होगा, वो यहाँ पे रेडी है। एक एलिमेंट है सल्फर, दूसरा एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है मेरे पास। एक एलिमेंट है सल्फर, तीसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन और सल्फर ज्वाइंट होके मिलके कंबाइंड होके मिलाते हैं H2S बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, सल्फर सल्फर दोनों में कॉमन है। हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, तो H2O2 बनना चाहिए, लेकिन इधर मैंने लिखा है H2O। इसका मतलब जो रेशियो H2O2 है उसमें मास है 2:32, लेकिन H2O में है 2:16, तो 2:32 एंड 2:16। तो अगर रेशियो निकालोगे ना 2:32 डिवाइड बाई 2:16 तो मिलेगा 1:2, कोई नया प्रपोर्शन। The element hydrogen and oxygen combine separately with the third element sulfur to form H2O and SO2, H2S and SO2, and they combine directly, H and O directly combine होके H2O भी बनाते हैं, ठीक है। As shown in figure, the masses of hydrogen and oxygen which combine with the fixed mass of sulfur, masses of hydrogen and oxygen which combine with the fixed mass of sulfur, 32 part are 2 with the 32 part। हाइड्रोजन का मास है, सल्फर का यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 टू द 32। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास कितना है 2 इंटू 32 एंड 32,
तो 2:32 उसका रेशियो है, या तो 1:16 भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? सल्फर का 32 मास हियर, सल्फर का 32 मास हियर, with the fixed mass of sulfur, mass of hydrogen is 2, mass of oxygen is 32. When H and O combine directly to form H2O, the ratio is 2:16. अभी H2O जब बनता है तो रेशियो क्या है? 2:16 का, यानी कि 1:8 का। ये दोनों में रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है? 1:16 का। लेकिन H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8 का। तो अभी मैं क्या करूंगा? 1/16:1/8, तो क्या आएगा? 1/1:2 का रेशियो मिलेगा। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ये जो फर्स्ट पहले वाला एग्जांपल देखा ना, उसमें कंबाइनिंग वेट का भी ऑबे हो रहा है। किसका ऑबे हो रहा है? कंबाइनिंग वेट। लेकिन यहाँ पे कंबाइनिंग वेट मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में ये ज्वाइन नहीं हो रहा है सल्फर H2S वाले केस में, H2O वाले केस में, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे अगर H2O2 बनता ना, तो मैं ऐसा बोल सकता था कि दो कंपाउंड के ऊपर से एग्जैक्टली प्रिडिक्शन हो गया तीसरे कंपाउंड का। ओके, तो बच्चों ये वीडियो होप आपको अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि इससे पहले का पास्ट वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक कि ये पूरा वीडियो लर्न कर दीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। थैंक यू वेरी मच।